दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसे मनाने की शुरुआत हुई 1950 में और अगर बात की जाए WHO की तो उसका संगठन किया गया 1948 में, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके स्तर को उठाया जाए। न सिर्फ अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए बल्कि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाया जाए। और अगर स्वास्थ्य की बात हो तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक निर्भर करता है हमारे खान पान पर, और कहा भी जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और अगर हम सेब की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के किसान, बागवान, भाई बहन जितने भी हैं, सेब का उत्पादन कर न सिर्फ हिमाचल को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी आजीविका में भी काफ़ी मुनाफा पा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उच्च गुणवत्ता और सेब नर्सरी की महत्ता पर, जिस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में हमारे उन्नत बागवान प्रताप सिंह चौहान जी। सर, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे और अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये कोटखाई से हैं और काफ़ी लंबा जो अरसा है इन्होंने इसी कार्य में अपना बिताया है और 30 साल से भी काफ़ी ऊपर ये कार्य कर चुके हैं। सेब का ऑर्चर्ड इनके पास है, नर्सरी इनके पास है। और अगर हमारे तमाम जितने भी किसान, बागवान भाई बहन हैं, इनके अनुभवों से कुछ सीखना चाहते हैं या कोई भी उनके काम की बात है, वो कोई भी को प्रॉब्लम है और उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यह है लाइव फोन इन कार्यक्रम। हमारे फ़ोन नंबर्स आप नोट कर सकते हैं। 28000177, हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178। STD कोड रहेगा 0177। तो प्रताप सिंह चौहान जी, आपका कार्यक्रम में हम स्वागत कर ही चुके हैं और जैसा कि हमने तमाम दर्शकों को बताया कि काफ़ी लंबा अरसा आप तय कर चुके हैं इस क्षेत्र में। आपका ऑर्चर्ड है, नर्सरी आपने तैयार की है, तो कितने बीघा क्षेत्र में आपने ये अपना ऑर्चर्ड और नर्सरी लगाई है और जो आपका 30 साल से भी ऊपर का अनुभव रहा इस क्षेत्र में कार्य करने का, वो किस तरह का रहा? ये एक बहुत लंबा अंतराल है। मैं लगभग 18 वर्ष की आयु का था जी। मैं स्कूल पढ़ने के साथ साथ जो है मैंने नर्सरी की खेती को स्टार्ट किया जी। जिस जगह पे मैं रहता था उसकी जो ऊंचाई समुद्र तल से वो लगभग 5000 फीट थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि यहाँ सेब नहीं होगा जी, लेकिन मेरा ये मानना था कि मुझे यहाँ पे सेब तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 1988 में सेब की नर्सरी का जो कार्य है उसको स्टार्ट किया और उसके जो परिणाम थे धीरे धीरे जो है काफ़ी अच्छे आने स्टार्ट हुए। लगभग मैं 10 से 12 वर्षों तक जो है एक ट्रेडिशनल खेती यानी कि ट्रेडिशनल नर्सरीज को ग्रो करता रहा, जिसमें रॉयल, रेड, गोल्डन इस तरह की वैरायटीज का उत्पादन करता रहा जी। लेकिन वर्ष 2000 के बाद जब ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय किसान यूरोप, अमेरिका से हमारे इस जिला शिमला में आए, तो उसके बाद जो है यहाँ की जो सेब की खेती है उसमें कुछ परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए जी। हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया और इसमें जो है हमारी जो नॉन यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश का जो बागवानी विश्वविद्यालय है जी, हमारा जो रिसर्च स्टेशन मशोबरा है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने भी इसमें जो है पहल की और तत्कालीन 1988 में जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने जुब्बल जगह के एक अणु में एक स्पर वैरायटी का बागीचा लगाया जी। उसको देखते हुए हमने भी अपना जो तरीका है उसको बदल दिया और उसके साथ साथ जो वहाँ से लेके अभी तक का जो सफ़र था उसमें हमने देखा है आज तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं जी। लेकिन वो जो सफ़र था उसमें ट्रेडिशनल खेती से आज हम जो है आधुनिक खेती में नर्सरी की आगे हुए हैं। आज जो सेब की बागवानी है वो 4000 फीट से लेके हिमाचल प्रदेश में 10-11 हजार फीट जो ये किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां तक अच्छे से हो रही है जी। हमारा ये मानना था कि जो 4000-5000 फीट की ऊंचाई पे जो किसान रहते हैं वो भी सेब उगाना चाहते थे, क्योंकि सेब में अच्छी आमदनी थी जी। तो उसके लिए हमने जो है एक अच्छी किस्म की नर्सरीज पे ध्यान दिया। स्पर की जो वैरायटीज थी, पहले रेड चीप था, उसके बाद सुपर चीप, स्कारलेट 2, इस तरह की जो वैरायटीज है वो हमारे प्रदेश के अंदर आई। मैंने उस तरह की नर्सरीज को तैयार किया और उसके तैयार करने के साथ साथ जो है 2009-10 से जो है हमारे प्रदेश के अंदर
गाला वैरायटीज की एंट्री हो गई जी। आज तो गाला में लगभग ये मानकर चलिए कि 10 से 12 वैरायटीज बहुत अच्छी है, लेकिन अमेरिका में तो इस वक्त 700 से 800 वैरायटी गाला उगाई जा रही है जी। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, यहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, छोटे छोटे किसान हैं, तो यहाँ पर जो है 8 से 10 अच्छी गाला की जो वैरायटीज है हम उसकी नर्सरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें डार्क बेरन गाला है, स्नीको रेड है जी। आपका रेडलम गाला है और इसके साथ साथ टीरेक्स गाला है, किंग्स गाला है, ये और भी बहुत सारी वैरायटीज है जो जिसमें अच्छा रंग और आकार है जी। और हिंदुस्तान के बाजार में उसकी अच्छी डिमांड है जी। तो हम उस नर्सरीज को भी तैयार कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर लोग बहुत मीठा सेब पसंद करते हैं, उसमें स्पर की जो वैरायटीज है, सुपर चीप है, स्कारलेट 2 है, आपका किंग रॉट है और Z1 है, रेड विलॉक्स है, जेरोमाइन है, ये बहुत सारी वैरायटीज है जिसकी खेती हो रही है जी। कुछ ऐसी वैरायटीज भी है जो थोड़ी शुगर फ्री है, सेहत के लिए अच्छी है, जिसमें ग्रैनी स्मिथ है, ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर्स है, खास तौर पे इसको ऑस्ट्रेलियन एप्पल माना जाता है और काफ़ी टिकाऊ और खट्टा सा सेब होता है और ये जो है मनुष्य की सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता जी। है। मार्केट में किस तरह की किस्म की ज़्यादा मांग रहती है? मार्केट में अभी जो हम देख रहे हैं जो ट्रेंड्स है, अब हमारे देश के अंदर पूरे विश्व से सेब आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर सेब जो है अमेरिका, ईरान और कुछ फ्रांस और इटली से भी हमारे यहाँ सेब आ रहा है जी। पहले तो मीठे सेब की, जैसे ये डिलीशियस है जिसमें स्कारलेट 2, सुपर चीफ या रॉयल वगैरह, जो डिलीशियस ग्रुप जिसको हम मानते हैं, इस तरह के सेब की बहुत हिंदुस्तान में लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन जब से ये विदेशी सेबों में गाला की एंट्री हमारे देश के अंदर हुई, तब से जो है हमारे देश के लोगों ने गाला को भी काफी पसंद किया जी। और गाला की जो खेती है ये काफी फायदेमंद है। आपके कम क्षेत्र में जो है इसका अच्छा उत्पादन होता है। ये जो रॉयल और स्पर के मुकाबले जो है इसमें 1.5 से 2 गुना आपका प्रोडक्शन आता है और जिससे किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ती है जी। इसमें बीमारियां कम है, ग्रोथ अच्छी है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा नहीं तो किसान जो है लगभग आधी गाला और 50% जो है वो डिलीशियस ग्रुप के सेबों को उगा सकते हैं जी। पेड़ जो है पहले बहुत छोटा होता है, बीज से पेड़ बनेगा और इसमें हमें लगता है कि नर्सरी बहुत अहम भूमिका अदा करती है। अगर नर्सरी उच्च गुणवत्ता युक्त है तो मुझे लगता है कि सेब भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो क्या महत्ता है उच्च गुणवत्ता युक्त अगर हमें सेब प्राप्त करना है उसमें नर्सरी की? नर्सरीज का जहाँ तक इम्पोर्टेंस है, पहले तो हमारे यहाँ जो है हम सेब का बीज डालकर उसको उगाते थे जी। फिर वो 1 साल के बाद जो है उसमें ग्राफ्टिंग करते थे। लेकिन 2004 के बाद जो है अमेरिका से रूट स्टॉक की 2 किस्में आई, जिसमें 793 और 111 ये MM सीरीज का था। लेकिन उसके बाद निरंतर इसके अंदर एक बड़ी क्रांति आई। आज की तारीख में M9 और एमला सीरीज का, इसके साथ साथ जो है जिनेवा सीरीज के भी जो रूट स्टॉक्स है उस पर जो है विदेशों से पौधे भी आयात कर रहे हैं बहुत सारे बागवान। और हम भी अपनी नर्सरीज में जो है एमला सीरीज में M9 और 111 पे जो है अच्छी किस्म के जो नर्सरीज है उसको तैयार कर रहे हैं। जी, हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं आपने किस तरह से अपनी नर्सरी तैयार की है सेब की और कितने अच्छे से आप उसमें कार्य कर रहे हैं और सफलतापूर्ण आप उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक बीच बीच में विजुअल्स देख सकते हैं। जी, आप बता रहे थे नर्सरी। हाँ, मेरा ये मानना है कि एक नया बगीचा लगाने के लिए हमें जो है अच्छी क्वालिटी की नर्सरीज होनी चाहिए जी। और उसके लिए जो है एक हमारा जो ट्रेंड किस्म की जो नर्सरीज है वो होनी चाहिए। नर्सरीज की जो जहाँ तक सवाल है, जो नर्सरी मैंने जो नर्सरी ग्रो कर रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो काफ़ी लंबे समय से जो है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है जी। उसमें बीमारियां कम होनी चाहिए जी। और हमारे जो बागवान हैं उनको भी जो है इसके बारे में
जानकारी देनी चाहिए कि आपने लेआउट कैसे करना है, प्लांटेशन कैसे करना है। समय समय पर जो है हमारे यहाँ जो है बागवान आते हैं, उनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी जो है किस ऊंचाई पे लगानी है, जिसके आने वाले समय में जो है वो आप उनको अच्छा उत्पादन दें और उनको जो है उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में या निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह की किस्म जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को बता दिया जाए तो वो काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो क्षेत्र हमारे 4000 फीट से लेके 5,500 फीट तक की ऊंचाई पे रह रहे हैं जी, वो दोनों तरह के लोकेशंस है, हमारे ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है जी। तो एक तो वहाँ पे जो है इरिगेशन के लिए पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है जी, अगर वो रूट स्टॉक की खेती करना चाहते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि ये जो गाला वैरायटीज़ है इसके जो रिजल्ट्स है जो उत्पादन के वो रूट स्टॉक पे अच्छे हैं और जो डेलिशियस वैरायटीज़ है जिसमें मैंने स्पर की वैरायटी का जिक्र करा है उसमें जो है उसको आप जो है सीडलिंग पे भी तैयार कर सकते हैं। जो हमारा बीजू पौधा है उसके भी अच्छे रिजल्ट्स है, उसमें आपके पैसे भी बचते हैं और उसको किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो आज की तारीख में आधुनिक जो तरीका है प्रूनिंग और ट्रेनिंग का तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज की तारीख में जो है आप यूट्यूब में या फेसबुक में रिसर्च कर के देख सकते हैं कि अमेरिका की किसान जो है किस तरह की खेती कर रहे हैं, इटली के किसान किस तरह की खेती कर रहे हैं। खास तौर पे हमारा जो ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे जो है इटली की नर्सरी से बहुत सारे पौधे को आयात किया जा रहा है जी। हम भी उन नर्सरीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमने जो है किस तरह की नर्सरी तैयार करनी है। और जो बागवान हमारे 5,500 फीट की ऊंचाई से लेकर 7,500 फीट की ऊंचाई तक रहते हैं वो भी स्पर की खेती को अच्छे से कर सकते हैं जी। लेकिन जो 7,500 फीट की ऊंचाई से लेके आपके जो 8, 9, 10,000 फीट की ऊंचाई तक जो फार्मर रहते हैं उनको जो है स्पर की खेती में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जी। क्योंकि वो जो है ये हाई कलर स्ट्रेन्स है, वहाँ रंग जल्दी आने की वजह से वहाँ कुछ साइज का दिक्कत आ रहा है। तो उसमें मेरा ये मानना है कि वो लेट कलर वेराइटीज को लगाएं या वो जो है रूट स्टॉक पे जो हमारा प्लेन रॉयल है, रॉयल डेलिशियस ग्रुप है उसको भी वो ट्राई कर सकते हैं। हम इस तरह के पौधों को भी तैयार कर रहे हैं और जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं जी। लेकिन जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ स्पर के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े कमज़ोर देखे गए हैं। लेकिन इसमें एक निरंतर प्रयास जो है हमारे बागवानों का, हमारे वैज्ञानिकों का चल रहा है जिसमें आने वाले समय में और भी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। जी, अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए 2800-0177 और 2800-0178। एसटीडी कोड रहेगा 0177। और अगर सेब हम लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तापमान। चिलिंग एक शब्द हम सुनते हैं, जो ऑलरेडी सेब लगा रहे हैं वो तो तमाम बागवान भाई बहन जानते हैं, लेकिन जो इस कार्य में नहीं है उन्हें नहीं पता कि चिलिंग है क्या। तो चिलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है वो भी थोड़ा सा बताएं आप। चिलिंग जो है इसका एक बहुत सारा इम्पोर्टेंस सेब की खेती में रहती है जी। जब हमारे पौधों की पत्तियां झड़ जाती है, जब हमारा पौधा डोरमेंसी में चल जाता है तो लगभग ये दिसंबर से लेके मार्च तक माह तक जब उसमें नया फूल और फल नहीं आता है तो उस समय जो है हमारा तापमान 60 डिग्री से नीचे या माइनस डिग्री या 0 डिग्री के आसपास जो रहता है उसमें कम से कम जो है 1200 से 1400 घंटे उस क्षेत्र में तापमान 60 डिग्री से नीचे रहना चाहिए जी। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो है फलों का आकार, कलर और पौधे की जो हेल्थ है सेब के वो काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल लो चिलिंग वैरायटीज़ भी आज आ रही है जिसमें डॉर्सेट गोल्डन है, एक अन्ना वैरायटीज़ है, उसमें लोग पंजाब इवन के हरियाणा में भी लोग उसको तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ अधिक ऊंचाई है, जहाँ पे माइनस डिग्री में तापमान रहता है या 0 डिग्री रहता है, जहाँ अच्छी बर्फबारी होती है, वहाँ के फलों का जो स्वाद है और वहाँ के जो फल है वो काफ़ी टिकाऊ रहते हैं और एक लंबे समय तक आप उसका भंडारण कर सकते हैं और उसका टेस्ट भी जो है काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है
वहाँ के क्षेत्र का जो पानी और हवा जो है और धूप जो है, इन तीनों से जो है फलों की जो मिठास है वो बनती है जी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की जलवायु हिमाचल प्रदेश में है, यूरोप में जो है या अमेरिका में जो है इस तरह की जलवायु है नहीं है जी। तो यहाँ काफ़ी अच्छी गर्मी के साथ साथ जो है रातें काफ़ी ठंडी रहती है, तो ऐसे में जो है सेब का फल काफ़ी मीठा बनता है। लेकिन आज की तारीख में जैसे ये स्पर वैरायटीज़ की मैं बात कर रहा था, गाला की मैं बात कर रहा था, तो ये लो चिलिंग वैरायटीज़ है जी। तो अब इनको जो है 4000 3,500 फीट तक भी हमारे किसान उगा रहे हैं इसको जी। उनके लिए ये खुशी की बात है जी। और आपसे अब ये जानना चाहेंगे हम कि गुणवत्ता की बात होगी, नर्सरी की हमने बात कर ली, अब जो हमारे उपभोक्ता हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि उन्हें सेब का साइज़ भी बड़ा मिले, कलर भी उसका अच्छा हो और कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम हो। तो इस तरह से कोई चीज़ है जो उपभोक्ताओं को हम पेश कर सकते हैं कि हम जो जहर मुक्त खेती की जब बात होती है या बागवानी की बात होती है तो वैसा प्रोडक्ट उनको उपलब्ध करवा सकें? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल खेती में हो रहा है, चाहे वो सब्जियों की खेती है या बागवानी है। लेकिन जहाँ तक सेब की बागवानी का सवाल है, इसमें फॉलियार स्प्रेज जो होते हैं, हम उन स्प्रेज को जो है हार्वेस्टिंग, जब हमने उसका तोड़ान करना है उससे 1 माह पूर्व तक ही हम उसका स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम जो है कोई स्प्रे करते नहीं है जी। और वो जो है वो जो उसमें हम फंजीसाइड करते हैं या इंसेक्टिसाइड करते हैं बहुत माइल्ड लेवल पे, जो ये IPM का जो प्रोग्राम है, इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारे बागवानी यहाँ पे उसको करते हैं और वो सारा जो है धुल जाता है। लेकिन इस पे एक रिसर्च हुई है और जब हम सेब को वॉश करते हैं, इसका छिलका निकाल कर इसको खाते हैं, तो इसमें जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रेजिड्यूज बहुत कम रहते हैं जी। जहाँ तक हमारा जो एक क्षेत्र है, जो ऊपरी क्षेत्र है, किन्नौर का जो क्षेत्र है, वहाँ किसी तरह की भी जो आप स्प्रेज है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि वैक्स का उपयोग किया गया है ताकि सेब और ज़्यादा चमकदार लगे, तो ये कितना हार्मफुल है और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, वैक्स का इस्तेमाल जो है आपका सेब की खेती में, इसमें भंडारण के लिए नहीं करना चाहिए। ये वैक्स का जो इस्तेमाल है, ये जो अमेरिका या आपके यूरोप, इवन के ईरान के क्षेत्रों से जो सेब हमारे देश के अंदर आ रहा है, वो वैक्स का इस्तेमाल जो है उसकी भंडारण क्षमता के लिए करते हैं जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी बागवान जो है वैक्स का इस्तेमाल नहीं करता है। मैं तो ये बात कहूँगा कि आप अपने जो देश, मेरे देश के जो लोग हैं, कि आप स्वदेशी अपनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम भी है कि अपने देश के उत्पादन को आप अधिक महत्वता दें जी। जिससे जो है हमारे देश के किसान, बागवान भी खुशहाल हो और उनको रोजगार भी मिले जी। और जो विदेशियों से आ रहा सेब है, हम उसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका कम से कम इस्तेमाल करें, निर्भरता की ओर हम बढ़ें जी। अब आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि सेब हमने तैयार कर लिया है, उच्च गुणवत्ता युक्त हमें प्राप्त हो गया है, सबसे बड़ी समस्या आती है उसकी स्टोरेज की, और उसको जब बाहर मार्केट में उतारना है तो किस तरह से आप स्टोरेज करते हैं और कितने समय तक वो स्टोरेज की जा सकती है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की हेल्प मिलती है, किसी और चीज़ में अनुदान दिया जाता है? जहाँ तक स्टोरेज का सवाल है, उसमें भारत सरकार भी अनुदान दे रही है। हाँ, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे CA स्टोर्स को स्थापित किया गया है जिसमें 8 महीने तक जो है सेब बिल्कुल एज इट इज़ कंडीशंस में रहता है। लेकिन इसमें भी बागवानों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये 3-4 जो ग्रुप्स है, जैसे अदानी ग्रुप्स आया था, उनके यहाँ पे 3 CA स्टोर्स लगे हैं जी। तो वो यहाँ के बागवानों से सेब खरीदते हैं और उसमें स्टोर करते हैं जी। लेकिन उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये भी थी कि 25% जो सेब है वो यहाँ के बागवानों का रखें। लेकिन मेरा प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी ये आग्रह रहेगा कि आप जो है उस व्यवस्था को बनाएं। लेकिन प्रदेश सरकार जो है नए CA स्टोर्स भी काफ़ी लगा रही है। HPMCs ने भी नए CA स्टोर्स लगाए हैं जिसमें गुम्मा, ये पराला मंडी और कुल्लू
और सिरमौर इत्यादि क्षेत्रों में ये नए ये स्टोर्स लग रहे हैं जी। तो समय के साथ साथ इसमें भी काफ़ी तरक्की हो रही है। समय कम है और हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं और इच्छाएं बहुत सारी हैं कि क्या क्या आपसे जान लें। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि स्टोरेज की बात हमने कर ली, इसके अलावा हमारे जो किसान हैं ओलावृष्टि से काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्लावरिंग होती है सेब के पेड़ में तो वो अगर फूल गिर गया तो वो सेब उस हिसाब से प्राप्त नहीं होगा और वो सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो ओलावृष्टि से कैसे बचा सकते हैं और नर्सरी लगाने से पहले या बाद में किस तरह की सावधानियां बरतें? देखिए, जहाँ तक ओलावृष्टि का सवाल है, ओलावृष्टि से जो है पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बागवान की जो फसल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो मार्केट में नहीं बिकती है जी। लेकिन प्रदेश सरकार जो है इस तरह की फसल को 9.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, जिसकी प्रोक्योरमेंट जो है HPMC और हिमफेड करता है। तो जहाँ तक ओलावृष्टि से बचने का सवाल है, आज हमारे हिमाचल प्रदेश में नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर प्रदेश सरकार अनुदान भी देती है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा प्रदेश सरकार से कि इस अनुदान को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे हम अपनी फसलों को ओले से सुरक्षित रख पाएँ। और जहाँ तक सवाल आपने नर्सरीज का किया, आप जो है नई प्लांटेशन करने, जो हमारे बागवान अगले वर्ष जो नई प्लांटेशन करेंगे उनको जो है अच्छी गुणवत्ता की हेल्दी प्लांट्स का उनको चयन करना चाहिए। और उससे पहले जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी टोपोग्राफी है, जिस जगह पे वो सेब की खेती करना चाह रहे हैं, तो वो देखें कि उनको जो है किस तरह की वैरायटीज सूट करे। वो अपने हॉर्टिकल्चर विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं कि हमें जो है वहाँ कौन सी खेती करनी चाहिए जिससे उनको जो है उसका फ़ायदा मिल सके। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी सावधानियाँ हैं। प्रदेश सरकार का जो बागवानी विभाग है, आप नज़दीकी बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन सी खेती करनी है। जी, एक क्षेत्र पर कितने समय तक हम नर्सरी कर सकते हैं और क्या हमें उस जगह को बदलना चाहिए? अगर बदलना चाहिए तो क्यों? जहाँ तक नर्सरीज को तैयार करने का सवाल है, ये इसकी जो खेती है, नर्सरीज को बहुत अधिक उपजाऊ ज़मीन में तैयार कर सकते हैं जी। जब इसमें एक जगह पे हम नर्सरीज को तैयार करते हैं, उसके बाद जो है वो पूरी तरह से ज़मीन को बंजर कर देता है। तो उसके बाद जो है हम 1 या 2 वर्ष के बाद जो है हम नई जगह पे नर्सरीज को तैयार करते हैं। नई जगह में नर्सरीज का तैयार करने का जो मतलब है कि एक तो उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी जी। और दूसरा जो है आपको वहाँ से हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा जी। तो इसके लिए जो है हम नर्सरीज को जो है उसके लिए नई ज़मीन का जो चयन करते हैं और वहाँ पर जो है अच्छी किस्म के पौधे हम तैयार करते हैं। जी, कई बार हम देखते हैं कई समस्याओं से जूझते हैं जो हमारे किसान हैं या बागवान हैं। कई प्रकार के कीट होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे फल को ख़राब कर देते हैं, तो उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है? कुछ ख़ास कीट हैं जो इस फसल को ख़राब करते हैं? बहुत सारे कीट्स हैं, जो तितलियाँ ख़ास तौर पे या पतंगे जो है वो एग्स को लेज करते हैं और उसके बाद कीड़े पैदा होते हैं, वो हमारे फ्रूट को डैमेज भी करते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे बीमारियां सेब के अंदर है, खास तौर पे पाउडर मीडियो है, लीफ फॉल आता है। जी। उसके लिए जो है बहुत सारा रिसर्च का काम चल रहा है। फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का समय समय पे उसमें इस्तेमाल करना होता है जी। और जिससे जो है हमारा जो फल और पौधा जो है सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। जी, तो प्रताप सिंह चौहान जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।